अस्सलाम वालेकुम। डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, मैं उनीब अख्तर अंसारी बतौर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन आप सबको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम एड्रेस के लिए दावत देता हूँ प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन सरदार सदीक साहब को कि वो आए और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी नाज़रीन टैक्स बार को ऑफिशियल वेलकम करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ आज के चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर मंसूर सईद शेख साहब, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स तबीयत नासाज होने की वजह से आज तशरीफ़ नहीं ला सके। आज SVP साहब ही प्रेसिडेंट है पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं उनको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। इनके साथ सलाहुद्दीन साहब हैं सेक्रेटरी, उनके साथ मुबीन साहब हैं कोऑर्डिनेटर, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। आज के हमारे स्पीकर नदीम बार साहब FCA, कमर जुमान साहब बोंदा वे हैं। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रिसेंटली तशरीफ़ लाए लंदन से ILA के प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड वाइड। एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर वो भी इस्लामाबाद से होंदा वे रास्ते में हैं, वो भी बैरिस्टर फेल बाबर खान साहब, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इनको भी वेलकम करता हूँ। तमाम ऑडियंस, मेंबरान टैक्स बार, सीनियर्स एंड कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब, मैं आपको थोड़ा सा लाहौर टैक्स बार का तारफ़ करवाता चलूँ। हमारी लाहौर टैक्स बार सिंस 1947 वजूद में आई और इसका जो मेन मोटिव जो है, ऑब्जेक्ट जो है, और न्यू कमर्स की अपने मेंबरान की कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशनल इवेंट्स मुनक़्क़द करवाना, जो नए लॉ में तरमीम आती हैं उनके मतलब आगाही, बजट के हवाले से गवर्नमेंट को तजावीज़, प्री बजट पोस्ट बजट सेमिनार्स, एनुअली हम एक टैक्स समिट के नाम से एनुअल टैक्स कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान के हर कोने से हमारे जो प्रोफेशनल मोस्ट एक्सपीरियंस लॉयर्स एंड सीनियर जो उसको पार्टिसिपेट करते हैं, KPK से बलूचिस्तान तक तमाम मेंबरान उसमें शिरकत करते हैं। एनुअली ये हमारी रिवायत है, हम एनुअली उसको मुनक़्क़द करते हैं, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, लॉ मिनिस्टर्स भी, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन FBR, डिफरेंट अथॉरिटीज़, ये हमारी स्टेज की शान होते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम अपना ये इवेंट मुनक़्क़द करवाते हैं। एवरी थर्सडे हमारा ये एजुकेशनल इवेंट चलते हैं, जिसमें चीफ कमिश्नर्स भी और मुतलका ट्रिब्यूनल के जुडिशल मेंबरान, मुतलका अथॉरिटीज़, PRA, एपलेट ट्रिब्यूनल, चीफ कमिश्नर्स तमाम पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जिस स्टेज की जो जीनत होते हैं, उसी की हमारी आगे जो एजुकेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को ही आगे कंटिन्यू करते, चूँकि बिल में अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पेश की गई, वैसे ही कुछ देर के लिए उसको डेफर कर दिया, बिल पास होने के लिए असम्बली में चला गया है। जो लॉ में तरमीम आ रही है, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, आज का इवेंट उस पर मुनक़्क़द किया गया है, ताकि उसको पास होने से पहले अगर होता है नहीं होता, ये जो भी इसमें ऑब्जेक्ट किया है आने का, इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। के साथ ही मैं अपने आज के इवेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए सेक्रेटरी साहब को मैं डाइस पे बुलाऊंगा ताकि अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कीनोट स्पीकर जो हमारे नदीम बार साहब हैं, जो कंपनीज इनकम टैक्स की रिटर्न 2024 के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे, मैं उनको दावत देता हूँ कि सर काइंडली आप डाइस पर आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। पहला क्वेश्चन ये है जी कि जो रिटर्न्स ओबियसली मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स मैंने बनाए, इसमें कोई 33 या 32 को पॉइंट्स टोटल हैं। एक एक करके आपको हेडिंग सिर्फ दिखाऊंगा और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो फिर आप उसमें देख लीजिएगा, कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो। सबसे पहली बात यह है कि रिटर्न कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा और कैसे फाइल करेगा। कौन का जवाब आपका जी 114 सेक्शन है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कंपनी है तो इररिस्पेक्टिव जब आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, आपने NTN लिया या नहीं लिया, रिटर्न फाइल करना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। नंबर 1, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कंपनी की हद तक ही करूंगा, ताकि हम रेलिवेंट चीज़ें पहले कर लें, उसके बाद जितने अदरवाइज पॉइंट्स होंगे वो बाद में हम कर लेंगे। वरना वो शुरू किधर से हुआ, पहुंच कहीं और ही गया,
तो वो मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये जब तक ऑन करते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। सो 114 सेक्शन ने कहा जी कंपनी ने हर सूरत आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिटर्न उसने मस्ट फाइल करना है। इसका साइज मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। ये मैंने वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसमें सिर्फ हेडिंग्स मिलेंगी, बाकी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो पहला वही है। तो करते करते आप लोग ये 33 पॉइंट्स टोटल बनेंगे आपके। ये एजेंडा पूरा स्कोप जो आपके सामने आ कौन करेगा जी, मैंने आपको बताया कंपनी के लिए लाजमी है। अब आप एक कंपनी के जी मैंने 10 साल तक एनटीएन नहीं लिया तो मैं तो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, ऐसे नहीं है भाई। कंपनी मींस कंपनी व्हेन इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बीइंग इशूड बाय द एससीसीपी, तो आपकी कंपनी बन चुकी है। वेदर सिंगल मेंबर कंपनी, वेदर स्मॉल, वेदर स्टैंडर्ड, बैंकिंग, अदरवाइज जो कंपनी की डेफिनेशन में आ गया उसको रिटर्न फाइल करना लाजमी। आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस किया, नहीं किया, रिटर्न फाइल करना उसके लिए लाजमी हो। कब फाइल करेंगे? अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर नॉर्मल के अलावा है, आपका सितंबर ईयर एंड है, दिसंबर ईयर एंड है, तो फिर उस सूरत में आपका फॉलोइंग जो सितंबर होगा, जैसे इस सितंबर 24 में जिनका ईयर एंड सितंबर 23 है उन्होंने रिटर्न फाइल की, डेट्स भी आपके पास आ गई। अब करना कैसे उसको? तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने रिटर्न फाइल करनी कैसे? कंपनी के लिए अगर आप रूल्स के साथ मिला के इसको पढ़ेंगे तो कंपनी के लिए ऑनलाइन के अलावा और कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप गलती से मैनुअल जमा भी करा देते हैं और वो अगर पोर्टल पे नहीं आती तो इट विल बी डीम्ड एज नॉट फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, अनलेस वो ई पोर्टल के ऊपर नहीं आ जाती तो कंपनी के पास मैनुअल फाइलिंग करने की फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो उसको यूज भी मत करें, फायदा कोई नहीं होगा। फिर बड़ा अच्छा सवाल आ गया, मैं बैठा सोच रहा था कि ये तो हो गया जी कौन कब और कैसे हो गया, थोड़ी सी बात हो गई। अच्छा, क्या मैं रिटर्न फाइल करने के बाद जो रिवाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। इवन असेसमेंट होने के बाद भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। मैंने कहा जी वो कैसे? 121 122 की अगर अमेंडमेंट इन असेसमेंट हो गई है या बेस्ट जजमेंट हो गई है तो अब मुझे क्या मसला है? अगर आपने रिवाइज करना है तो डिफरेंट स्टेजेस है उसकी। अगर आप रिटर्न फाइल करने के 60 दिन के अंदर फाइल करेंगे तो आपको कमिश्नर इनर रेवेन्यू की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी मशीन पाबंदी लगा देती, कभी वो कर देती। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने प्री कंडीशन ये रखी है कि आप डाउनवर्ड रिवीजन नहीं कर सकते। अगर असेसमेंट में मुझे 1 लाख टैक्स लगा है तो मुझे 1 लाख से बढ़ाकर ही ऑफर करना पड़ेगा। दिस इज वाई देन असेसमेंट के बाद क्यों भाई रिवाइज कर रहे हैं आप? भाई वो मेरी उसमें से इनकम कंसील हो गई है इनएडवर्टेंटली, मैं उसको कवर करना चाह रहा हूँ। मैं प्रॉफिट ऑन डेट ऑफर करना भूल गया, ऑडिटेड अकाउंट्स में आ रहा है, लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, टैक्स कटा हुआ है, सारा एविडेंस मेरे पास है, बट इन द इनकम टैक्स रिटर्न मैंने सिर्फ बिजनेस इनकम ऑफर की, प्रॉफिट ऑन डेट मैंने ऑफर ही नहीं किया, जो कि नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर कवर्ड है कंपनी के लिए। तो फिर मैंने रिवाइज किया, उस इनकम को इनकम में ऐड किया, मेरा टैक्स बढ़ा, उसके अगेंस्ट वो जो 15% था, अगर ऑलरेडी आपने क्लेम नहीं किया हुआ तो कर लें, अगर कर चुके हैं तो फिर छोड़ दें। बैलेंस फिर ओबियसली या तो आप पेमेंट करेंगे या आपका रिफंड कम होगा, कोई ना कोई चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो रिवीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आप कहेंगे जी क्या ज़रूरत है, जब असेसमेंट होगी तो मैं क्यों रिवाइज करूँ? भाई इसमें एज मैनी टाइम्स एज दी कमिश्नर डीम फिट 122 सेक्शन के अंदर, अगर कल को उनको ये पता लग गया कि ये भाई साहब अपनी चीज़ें बीच में से स्किप कर गए हैं टैक्स बचाने के लिए, तो उसको एज मैनी टाइम्स 122 के अंदर है, जितनी दफ़ा आपकी कंसीलमेंट या चीज़ें पकड़ी जाएंगी उतनी दफ़ा वो अमेंडमेंट इन असेसमेंट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो नॉन कंप्लायंट है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? वो खाली टैक्स नहीं होगा, वो जितना टैक्स बचाया होगा उतनी पेनल्टी भी साथ आएगी। वो एक अजीब सा फिर एक आपके लिए प्रॉब्लम उस बंदे के लिए। तो बेहतर यही है कंप्लायंस ऑफ लॉ करें, मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, ना हमको सिफारिशें करनी पड़ेगी, ना मिन्नत तरला करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंप्लायंस ऑफ लॉ करें, ज़्यादा बेहतर है। 2 पॉइंट जी। तीसरा स्पेशल आपको पता है कि कंपनी और एओपी की सैलरी इनकम नहीं होती, तो जो रिटर्न्स आप देखेंगे पोर्टल पे जो अपलोडेड है और होनी भी नहीं चाहिए, वो एम्प्लॉई नहीं है किसी की। तो आपको इंडिविजुअल की रिटर्न के अंदर तो इनकम फ्रॉम सैलरी नज़र आएगी, बट एओपी और कंपनी में आपको सैलरी इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं होते किसी की। चौथा, अब अगर मैं इनकम ऑफर कर देता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स है, जो जो आता गया मैं बनाता गया,
सो अब मेरे ऊपर रेट ऑफ टैक्स कौन सा होगा, आपको ये भी देखना ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में कवर्ड है, आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 154A है जो 0.25 और 1% रेट है, आप वो वाला उसको ऑफर करेंगे। अगर आपकी कंपनी स्मॉल है तो 20% रेट है आपकी नॉर्मल इनकम के अंदर। अगर आपका अदरवाइज है मिनिमम टैक्स है तो वो भी आपको चेक करना है, और आगे पॉइंट्स और भी आएंगे। तो रेट ऑफ टैक्स इज अनदर एक्सपेक्ट जो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, और प्लस उसकी जो इनकम है उसकी स्ट्रीम कौन सी है, फाइनल टैक्स रिजीम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, दोनों है, मिनिमम है, क्या है। पांचवा, WPPF एक स्पेशल है क्योंकि इंडिविजुअल AOP की रिटर्न्स के अंदर वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड नहीं होता, ये कंपनी इसके लिए है, तो एक सेपरेट पॉइंट है। अगर आपका प्रॉफिट है, आप WPPF एक्ट में फॉल कर रहे हैं, तो फिर आपको 5% ऑफ दी अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होगा वो वर्कर्स को एज ए पार्टिसिपेशन फंड के तौर पे देना होगा। और अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट बची तो वो आप टैक्सेशन ऑफिसर को एज ए वर्कर वेलफेयर फंड के तौर पे जमा करवाएं। बेसिकली ये वर्कर को दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन हो कि जब प्रॉफिट आता है तो तनख्वाह तो हमें मिलती है, साथ हमें परसेंटेज भी अंदर प्रॉफिट में दी जाएगी, इसलिए ये दिया जा रहा है। जो छठा इसका स्पेशल पॉइंट है जी वो ये है कि कंपनी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको कंपनी लॉ को भी थोड़ी सी एक कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कंपनी, कोई भी कंपनी अगर है तो उसको ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना लाजमी है। अब कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने 1 लाख रुपए या उस पर 10 लाख रुपए कैपिटल की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो वहां पे अनऑडिटेड अकाउंट्स भी दे सकते हैं SCCP को, लेकिन इसका डायरेक्ट क्लैश है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। रूल 34 है या 36 है वो देख लीजिएगा, उसमें वो ये कहते हैं कि आपने ऑडिटेड अकाउंट्स 73 है या 34 है या 30 चले वो आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो फर्निश करने हैं। अब आप कहेंगे जी वो तो काफ़ी दफ़ा फ़ोन आया ये लोगों का, वो जी कंपनी लॉ तो रिक्वायर नहीं करता आप, मैंने कहा जी मैंने नहीं कहा, आपका कानून ये कह रहा है, या तो ये लिख दे यहाँ पे कि जी कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट्स एज में बी स्टेटेड बाय दी कंपनीज एक्ट 2017, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 3 है जो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा सुपीरियर लॉ के अलावा विद द इनकम टैक्स लॉ तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। जब इनकम टैक्स लॉ कह रहा है कि मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स दे, तो अब आप कंपनीज एक्ट का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि ये ओवरराइड करेगा उसको, स्पेशल लॉ आई, ये आपको पता है। तो ऑडिटेड अकाउंट्स चाहे कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड करता है या नहीं करता, आपको रिटर्न के साथ ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने हैं, वरना 120 सबसेक्शन 3 का नोटिस आएगा शोर डॉक्यूमेंट्स का कि भाई आपके ऑडिटेड अकाउंट्स भी साथ हैं, अटैच करने, वरना आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। 7वां पॉइंट, ये मैंने पहले भी वैसे शेयर किया था, अब मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस दफ़ा फिर आपको ये प्रॉब्लम आनी है जो सब लोगों को आनी है। वो ये है कि आपको रिफंड की जो पीछे आपकी एक्सेस पेमेंट हुई है रिटर्न, सर पिछले साल 23 में या 23 तक या 23 में या किसी भी साल या सालों में मेरी पीछे एक्सेस पेमेंट हुई है, मैं कहता हूँ जी 10 लाख रुपया मेरा स्टेट के पास पड़ा हुआ है। इस साल में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया वो बन गया फर्ज करें 6 लाख रुपये, रिडक्शन माइनस करने के बाद आपका 6 लाख रुपये पड़ा हुआ है, लायबिलिटी आपकी स्टैंड कर गई है। अब पीछे मेरा 10 लाख है, 24 में मेरा 6 लाख की डिमांड आ गई है। जब आप सिस्टम के अंदर जाएंगे तो कभी कोई वो अमाउंट एक्सेप्ट करता है, कभी नहीं करता, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। कुछ केसेस में उन्होंने हमारी 13 लाख रुपए भी रिफंड एक्सेप्ट किया है उसने, किसी में 0 कर रहा है, किसी में 25,000, किसी में कुछ। सवाल ये है, मैंने पहले भी बताया था, ये लिमिटेशन जो है ये स्पिरिट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ये लिमिटेशन नहीं इम्पोज की जा सकती। उसकी वजह ये है, आप जब पढ़ेंगे ना इसको, मैंने साथ ही सेक्शन कोड कर दिया और इस पर होमवर्क भी काफ़ी हमने किया हुआ है। 120 सब सेक्शन का 1B आप पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो ऑल पर्पसेस के लिए डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर समझा जाएगा। नंबर 1, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, फिर जब आप रिफंड मांगेंगे, अगर मैं रिफंड लेने जाऊंगा तो 170 की एप्लीकेशन है, रिफंड क्रिएट होगा, वेरीफाई होगा, फिर आपको
पे ऑर्डर या चेक जो भी है उस टैक्स पेयर के नाम का दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि मैंने तो रिफंड मांगा ही नहीं, मैंने तो एडजस्टमेंट मांगी है। जब लॉ ने कह दिया ऑल पर्पसेस अदर देन रिफंड, तो 171 के नीचे एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि ये रिटर्न ऑल पर्पसेस के लिए डीम टू बी ऑर्डर है, बट नॉट फॉर सेक्शन 170, रिफंड पर्पस के लिए नहीं। तो रिफंड और एडजस्टमेंट में फ़र्क है। रिफंड में मैं कह रहा हूँ पैसे मुझे दें, एडजस्टमेंट में मैं कह रहा हूँ कि आपस में नेट ऑफ करें और फिर आप। अच्छा, अब सवाल ये रह गया कि इसका मतलब है कि ये जो लिमिटेशन है इसकी लीगलिटी कोई नहीं है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चंस में आपके साथ और चीज़ें भी कर लेंगे। 8 जी, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 92 का 1 सेकंड प्रोवाइजो उन्होंने ऐड की। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एओपी का, ये किसका क्वेश्चन वैसे एओपी का है, अगर किसी की टर्नओवर एओपी की, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयरिंग हो रही है, सेपरेट पॉइंट आई, तो 1-2 केसेस में फेस करना पड़ गया, नोटिस भी इशू हुए हैं लोगों को। अगर किसी केस में आपकी एओपी की टर्नओवर 300 मिलियन या उससे ज़्यादा होगी, तो अब आपको ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना लाजमी होगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हमारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक 2025 में होनी चाहिए। तो कुछ केसेस में 24 में भी नोटिस जो है वो इशू हुए हैं, तो आप उसका स्ट्रेट आंसर दे सकते हैं कि जनाब इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ है, ऑडिट कराना एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, ऑडिटर अपॉइंट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, स्टॉक टेकिंग है, कंफर्मेशन लेटर्स है, बैंक कंफर्मेशन है, मैनेजमेंट लेटर है, रिप्रेजेंटेशन लेटर है, बड़ा टाइम लगता है उसको करने में। ये नहीं है कि जीपीओ थोड़ी खोला हुआ इधर आया ठप्पा लगाया चलो जी ऑडिट हो गया आपका, इस तरह थोड़ी हो रहा है। तो भाई चीज़ें एक एक फिगर आपको वेरीफाई करनी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन है, बैंक स्टेटमेंट्स है, तमाम एंट्रीज इन्होंने शो की है, ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट से पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल पीछे खुल जाता है। ये इसमें आप इस दफ़ा तो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर अगर आप जेहन में रखिएगा कि अब ओनवर्ड, वरना फिर जो शेयर टू मेंबर जाएगा वो इन दी हैंड्स ऑफ दी मेंबर वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्स क्रेडिट पर्पज़ के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ये एक नॉलेज पर्पज़ के लिए एक पॉइंट है। 9th है जी आपके सामने, ये भी मैंने डाला कि जनाब आप इसको भी ज़हन में रखिएगा कि आप जब कंपटीशन बना रहे हो तो नॉर्मल टैक्स तो आप कैलकुलेट करेंगे ही, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा 17%, टर्नओवर टैक्स भी आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मिनिमम टैक्स है वो सारे आएंगे और कंपेयर किया जाएगा उनको अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर 17% या स्टैंडर्ड टैक्स या मिनिमम टैक्स, विच एवर इज हायर। उसके पैरेलल आपको ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर 150 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ सुपर टैक्स के अंदर जो उन्होंने दिए हुआ कैलकुलेशन करने का, उसमें अगर आप उससे ऊपर चले गए तो फिर सुपर टैक्स भी उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। नंबर 2 इसके अंदर जो नेक्स्ट है 7E, वो आपको पता है जब प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज का है तो वो सेलर को ओबियसली वो 7E का फॉर्म आपका चाहिए। अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्पशन है, छूट है, तो वो आप ऑनलाइन ही आपको पता फीड करके आप निकाल लेते हैं। तो अगर पहले फीड नहीं किया तो रिटर्न रिवाइज आपको करनी पड़ेगी, तो वो फिर करके आप 7E का फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं और लोग ले भी रहे हैं। बिल्डर एंड डेवलपर जी 7F, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नोटिस इशू होने शुरू हो गए हैं, मेरे पास 2-3 केस हैं उसमें 7F के ऊपर बहस हो रही है कि जी ये जो बिल्डर और डेवलपर है, उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्डर और डेवलपर होगा, बिल्डर करेगा जी 10% टैक्स कैलकुलेट अपनी ग्रॉस रिसीट का, वो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। डेवलपर के लिए 15% है, और जो मिक्स्ड बिल्डर कम डेवलपर या डेवलपर कम बिल्डर होगा 12.5%, ये 12% है, 12% जो है वो इसके ऊपर जो है अपना टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेगा और उसके ऊपर टैक्स देगा। अब सवाल ये है कि अगर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट उस साल में उससे ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा वाला टैक्स जमा कराना है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। और अगर आपका एक्चुअल कम है तो फिर आप इस पर टैक्स जमा कराएंगे। एक बात। दूसरा मसला ये आ रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरा एक्चुअल मेरा प्रॉफिट है, अज्यूम कर लें तो मेरा प्रॉफिट है 10 मिलियन रुपीज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट जो मैंने वेल्थ के अंदर क्रेडिट लेना है, बट टैक्स मैंने दिया आपको 15 मिलियन के ऊपर,
तो ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है 50 लाख रुपए का, ये बुक्स में इनकॉर्पोरेट कैसे होगा? ये मैंने क्वेश्चन टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रख दिया, जनाब इसका तरीका मुझे बताएं कैसे होगा, जबकि ना मैंने किसी से रिसीव करना है ना ये होना है। आपने मुझसे टैक्स लिया 15 मिलियन के ऊपर, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 10 मिलियन का। तो जो ओवर एंड अबव आपका लॉ खुद ही 7F कह रहा है कि आपने इसका क्रेडिट लेना है, तो इसको क्रेडिट लेने का तरीका क्या होगा? मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि आज मैं आपको अगर उस पर टैक्स दे देता हूं तो कल फिर प्रॉफिट जब आ जाएगा नेक्स्ट ईयर्स में जाके, तो एक अमाउंट पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं हो सकता। 73 सेक्शन है, बड़ा क्लियर है। सो हम चाह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन एक आ जाए कि आप इसको रियल पे ले आए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सो कॉल्ड जो अज्यूम्ड फिगर है, इस पे इसको तो एक पे करने में लो कासर है, दूसरा इसमें जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा का क्रेडिट का अकाउंट फॉर करना प्रॉफिट का मुश्किल है। आखिरी है जी इसका जो 10th का पॉइंट है, 9th का CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स। वो आपको पता है उसकी डिक्लेरेशन अलग है। अगर आपको आपके फॉरेन एसेट देखें, पाकिस्तान के अंदर के एसेट्स पे उन्होंने लगाया 7E और बाहर वाले पे लगा दिया CVT, दोनों कवर हो गए। एसेट्स फॉर रेजिडेंट इनसाइड पाकिस्तान एंड एसेट्स फॉरेन एसेट्स, यानी लोकल एसेट्स एंड फॉरेन एसेट्स। लोकल आ गया इधर और फॉरेन आ गया उधर। ऑब्वियसली लिमिट है उसके अंदर 100 मिलियन की है। कुछ गाड़ियों पे भी है, आपको पता है, वो 1300 सीसी से ज़्यादा हो तो तब जाके उसको नई गाड़ी पे लगाया जाता है। तरीकाकार उसके अंदर पूरा एक लॉ बना हुआ है। इस पे सेमिनार हम काफ़ी कर चुके हैं। तो इसको भी ज़हन में आपने रखना है कि अगर आपके क्लाइंट पे, टैक्स पेयर पे, कंपनी पे ये चीज़ लग रही है तो उसको ज़हन में रखें। 10th है जी मेरे पास प्रॉफिट ऑन डेट एरियर रिसीव्ड। ये काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आए भी हैं और काफ़ी लोगों को कोशिश की है कि हम उनको रियल लॉ बताएं। जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, इन्हीं में ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो 2-3 केस ऐसे आ गए कि उनमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब उस बंदे ने केस क्या था, उसका नाम तो खैर किसी का नहीं याद रहता ना होता है, ये तो एक एग्जाम्पल होती है। एक बंदे ने 80 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कोई भी था जो भी, उसको 10 साल बाद 184 मिलियन का प्रॉफिट मिला। 80 अपनी जगह पे और 184 आया। अब गलती क्या की जिसने भी की, मुझे नहीं पता जिसका केस होगा, मैं तो कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसको नॉर्मल टैक्स डा में डाला और प्लस 27 मिलियन उसका कटा हुआ था और 6 मिलियन उन्होंने विद द रिटर्न जमा करा दिया। वो चला गया 33 मिलियन टैक्स स्टेट के पास। जब उसको देखा गया, मैंने कहा भाई ये तो तुम अच्छा खासा फ़ायदा ले सकते थे, तुम इसको रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर में जाके ऑफर करते तो ज़्यादा बेहतर था। 39(4) तुम्हारे पास सेक्शन अवेलेबल था, वो अवेल करते। 4A है, 4 उसका। वो ये कहता है कि प्रॉफिट जिस साल का है उस साल में जाके ऑफर करें। और आपको याद होगा 19 या 20 तक ये पहले 10% था और फाइनल था। फिर बाद में 36 मिलियन आया, उसके अंदर होगा तो 15% फाइनल हो जाएगा। फिर वो लिमिट चेंज होकर 50 लाख पे आ गई। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो हो सकता है आपका रिफंड आ जाए। अब सवाल यह कि जिस बंदे ने रिटर्न एक दफ़ा डिक्लेयर कर दी, टैक्स भी जमा करा दिया, अब क्या वो उसको रिवाइज कर सकता है डाउनवर्ड? और ऊपर से उसको सोने पे सुहागा ये हो गया, उसको सुपर टैक्स का भी नोटिस आ गया, वो दोनों तरफ से फंस गया। तो एक ही लॉ की अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। इसको ये बहुत ज़बरदस्त वेपन है आपका जनाब, इसको इस्तेमाल करें। अब इस केस में बड़े आराम से सुपर टैक्स भी बच रहा था और जो 180 जो उसने 33 मिलियन दिया है, शायद जो 27 गया है, तो जो पीछे मैंने 15%, क्योंकि जब पेमेंट होनी है उसने 15% काटना है। तो पहले 7-8 सालों में तो 10% फाइनल था, तो मेरा 5 भी रिफंड में आ सकता था। तो एक गलती की वजह से अब वो जो सज़ा है वो ज़्यादा मिल रही है। तो डिक्लेरेशंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अगर आप अपनी डिक्लेरेशन ठीक करेंगे 80% केस आपका नीचे ही ख़त्म हो गया भाई। इसमें गलती क्या भाई वो बताए, बाकी रह गई गलती या गलतियाँ, वो फिर आप ओबियसली आगे जाके उसको अपील में कर लेते हैं। लेकिन अगर एक चीज़, अब यहाँ वो बंदा कानूनी जिच में ऐसा फंस गया है कि उसको निकलना मुश्किल हो गया। डाउनवर्ड में रिवीजन कर नहीं सकता, किधर जाऊँ अब मैं? एक सही चीज़ गलत डिक्लेयर करके टैक्स ज़्यादा लग गया। 11th पॉइंट है जी,
लोन फ्रॉम एंड टू डायरेक्ट, क्योंकि कंपनी है तो ये लोन्स का भी लेना देना चलता रहता है। इसको भी ज़रा आपने जेहन में रखना कि आपने कंपनी को जब लोन देना है, एक तो वो क्रॉस चेक में होगा, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। दूसरी बात यह है कि आप उसको वापस करें, कैश में वापस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोन टू डायरेक्टर डायरेक्टली नहीं आपने डालना, वो डिविडेंड की डेफिनेशन में शामिल है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं अकमुलेटेड तो डिविडेंड की डेफिनेशन सेक्शन 2 है, उसके में 29 है या कौन सा क्लॉज देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी अगर डायरेक्टर को लोन देगी, वो पैसा निकालने की लोग कोशिश करते हैं तो वो डिविडेंड ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, बाद में उसकी एडजस्टमेंट होती रहेगी, लेकिन एक दफ़ा पैसा चला जाए तो आपको पता है फिर वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 12 है जी मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन। ये आपने एक्सपेंडिचर पे मैंने एक चार्ट छोटा था, मतलब ये एक बनाया, पहले भी मैंने शेयर किया था आप लोगों से, कि जैसे सेल टैक्स का पूरा लॉ इनपुट के अराउंड घूमता है। अभी आप देख रहे हैं जितनी लिमिटेशन हैं, ये बैलेंस शीट वाली सेक्शन 7, 8, 9, 73 किस पे है? इनपुट पे। इनकम टैक्स का भी लॉ आपका रेवेन्यू, देखें रेवेन्यू तो आपने मुझे ऑफर किया, अगर वो सही है तो अब मैं क्या एतराज़ करूँ उस पर? मुझे एतराज़ ये है कि जो एक्सपेंडिचर आपने माइनस किया है ना, मैंने उसको पकड़ लेना। तो तीनों जगहों पे एक्सपेंडिचर उन्होंने पकड़े हुए हैं। अगर आप सेक्शन 21 में फॉल करके क्रॉस चेक में पेमेंट ना हुई, टैक्स ना काटा, या 174 में सपोर्टिंग ना हुआ, या आपके पास एक्सपेंस आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का खर्च कर दिया, था 100 रुपये आपने 300 क्लेम कर लिया, या बिजली का बिल था 10 लाख रुपए, बंदे ने डाल दिया 50 लाख रुपए, तो इस सूरत में भी एक्सपेंडिचर जिस जिस जगह पे फिट होगा उसके मुताबिक वो एक्सपेंडिचर बिजनेस आपका डिसलो हो जाएगा। और पर्सनल में चूंकि एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, उसकी आप वो सिर्फ रीजनेबल लेवल और सोर्स आपसे पूछेंगे कि यार ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, वरना 111 सेक्शन आपको पता अवेलेबल है। तो एक्सपेंडिचर जकड़ा हुआ है इनकम टैक्स लॉ के अंदर थ्रू दीज 3 और भी सेक्शंस होंगे। ठीक, सो 21, 174 एंड आपका जो 111, 13 जी आपको पता होना चाहिए फर्दर कि आपने जब एसेट खरीदना है तो 75A लॉ का सेक्शन जो है अवेलेबल है। 50 लाख से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी और 10 लाख से ज़्यादा मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर कनेक्टेड टू द बिजनेस, वेदर रिलेटेड टू पर्सनल, दोनों में लिमिटेशन उन्होंने लगाई हुई है। अगर आप इससे ज़्यादा का एसेट अदर देन थ्रू क्रॉस चेक या अकाउंट से अकाउंट पे ट्रांसफर लेंगे तो इसको वो क्या करेंगे? अब करना क्या है उन्होंने, एक तो वो आपको जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बिजनेस की हुई या मूवेबल हुई तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको, वो गया उधर से। दूसरा, अगर मेरा पर्सनल हुआ तो जब मैं इसको बेचूंगा तो उस वक्त ये कॉस्ट आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड के अगेंस्ट माइनस नहीं होगी, तो मेरा कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, मुझे टैक्स लग जाएगा। और आगे आपको पता है अब कानून बदल गया है, वो एसेट्स जो आप 1 जुलाई 2024 के बाद ऑन और आफ्टर खरीदेंगे और बेचेंगे 15% फ्लैट रेट है। वो 6 साल, 4 साल, 2 साल वो ख़त्म हो गया पीछे से। पुराना एसेट बेचेंगे तो पीरियड काउंट होएगा, नए एसेट्स में अब आगे कोई लिमिटेशन नहीं है, जब मर्जी बेचे उस पर फिलहाल 15% फ्लैट रेट जो है वो टैक्स उन्होंने लगा दिया है। तो ये ना हो कि कंसिडरेशन रिसीव्ड ही मेरा सारा गेन बन जाए, तो उस पर 15%, अगर मुझे 4 करोड़ पे 15% लग जाता है 6 मिलियन रुपीस, प्लस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं इस तरह करता हूं तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% पेनल्टी भी है। ये भी ज़रा 182 सेक्शन में पढ़ लीजिएगा। सो जब एसेट्स आप अकाउंट फॉर कर रहे हो बैलेंस शीट में, वेल्थ स्टेटमेंट में, जहाँ भी, चाहे AOP हो चाहे कंपनी हो इंडिविजुअल हो, तो ये सेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने क्लाइंट को एतमाद मिले, उससे को भाई ये ट्रांजैक्शन तुमने करो वही जो तुम चाहते हो, बट उसकी लीगल जो एम्बिट है उसके अंदर आके तुमने ये काम करना है। 14, आपके अगर असेस बिजनेस लॉसेज और डेप्रिसिएशन है पिछले सालों में, तो वो आपको पता है कि आप आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करके बिजनेस इनकम जब कैरी फॉरवर्ड होता है, 2 चीज़ें ना, बिजनेस इनकम का लॉस जहां लॉ अलाउ करेगा किसी भी हेड के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी को निकाल के। जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मसलन 24 में मेरा प्रॉफिट है, 23 में मेरा लॉस है,
तो बिजनेस लॉस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं और किसी हेड के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड करके आप एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर आपको पता है टर्नओवर टैक्स अगर आप जमा कराते हैं, आपका लॉस आ गया है, तो टर्नओवर टैक्स में भी कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी है 113 सेक्शन के अंदर। कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वो आगे जाके आपकी नॉर्मल लायबिलिटी के अगेंस्ट इतना एडजस्ट होगा कि अगले, मसलन पीछे मेरा लॉस था, मेरा नॉर्मल टैक्स 0 था, मैंने 10 लाख रुपए टर्नओवर टैक्स जमा करवाया, जितना नॉर्मल से वो ज़्यादा होगा आगे जाएगा। तो 10 लाख से मैंने 0 माइनस किया NTR का टैक्स, या अगर NTR का टैक्स 2 लाख होता और मिनिमम टैक्स मेरा 10 लाख है तो 8 लाख मेरा आगे चला जाएगा, और 8 लाख आगे जाके 24 में मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो मैं प्रॉफिट पे कैलकुलेट करूंगा, मसलन आगे मेरा प्रॉफिट आ गया, फर्ज कर ले 15 लाख रुपए मेरा टैक्स बनता है 24 में, 8 लाख मुझे पीछे से आ रहा है, तो आपने आगे 8 लाख को 15 लाख में से आप इतना माइनस कर सकते हैं कि अगले साल की मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से कम लायबिलिटी ना बने आपकी। फर्ज कर लें आगे मेरी लायबिलिटी मिनिमम बनती 13 लाख रुपए, ये भी एज्यूम कर लेते हैं। 24 में मेरी मिनिमम टैक्स है 13 लाख रुपए और नॉर्मल टैक्स है 15 लाख रुपए, तो 15 में से 8 नहीं पूरा आप माइनस कर पाएंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए माइनस होगा ताकि 13 लाख रुपए से नीचे आप ना जाए, तो आपको रिलीफ मिल सकता है मिनिमम टैक्स के अंदर भी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, काम आएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास, ये आपको पता है कि जो आपने रिटर्न फीड करनी है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे बनवाएगा, फिर आपने उसको टैक्स में क्या ऐड बैक किया, क्या लेस किया, क्या ऐड किया, वो सारे करके आपने एक टैक्सेबल अमाउंट भी निकाल ली है। हो सकता है वो लॉस आ जाए, हो सकता है वो आपके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है लॉस ही रहे, कुछ भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स मैंने नहीं देना, मैंने देना टैक्सेबल इनकम के ऊपर, तो वो आप रिटर्न के अंदर कंसीलेशन बना के देंगे। तो पूरी अपनी वर्किंग पहले बनाएं, उसको फीड करके चेक कर लें। 17 है जी आपके सामने, ये अभी चौधरी साहब माशाल्लाह आपको बताएंगे, इसमें मैं फिर बाद में बात करूंगा क्योंकि ये टॉपिक उनका है, तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर और भी हैं। 18 पे मैं जाऊंगा सीधा। ये बड़ा अच्छा क्लॉज है जी, ये सबके काम आ जाएगा। अगर आपका पिछले 4 साल में किसी भी साल का ऑडिट हुआ है, 105 एक क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का, तो 4 साल में हम इसको 5 कहते हैं, तो 5 में बेसिकली एक दफा ऑडिट होगा। मसलन अगर 2023 में मेरा कोई भी साल, 23 का नहीं, अब थोड़ा सा कंफ्यूज लोग इसको कर देते हैं जी 23 का, 23 नहीं, अगर 23 में मेरा 19 का ऑडिट हो रहा है और वो ऑडिट हुआ है मेरा मुकम्मल हो गया, मुझे असेसमेंट ऑर्डर मिल गया है, अब तो आगे अब जब आप जाएंगे तो 4 में एक दफा, अब 23 से आगे क्या होगा, 24, 25, 26, 27 तक मेरा ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि मेरा 23 में मेरा ऑडिट हो गया है। 19 का ऑडिट 23 में हुआ है, ये दो चीजें मुख्तलिफ है कि 23 का 23 में ऑडिट हुआ है, 23 का वैसे 23 में ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि वो रिटर्न जाएगी तब तक 23 क्लोज हो गया होगा, तो वो 24 में ही होगा। 23 का 23 में ऑडिट हो नहीं सकता, आपने रिटर्न फाइल की थी दिसंबर में, तो तब तक तो आपका 23 क्लोज हो गया हुआ था। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि जिस साल की रिटर्न हो वो उसी साल में उसका ऑडिट हो रहा हो सकता है सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो उसके गुजरने के बाद हो रहा होता है। वो साल गुजरेगा तो ऑडिट होगा ना यार, कि बगैर क्लोज की ही आप उसमें ऑडिट कर लेंगे मेरा। खैर, सो इसमें आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो बोर्ड से अप्रूवल लेके 177 में या बोर्ड थ्रू खुद अपनी पावर एक्सरसाइज करके 214C में आपका स्पेशल केसेस में ऑडिट कर सकते हैं। ये मैं बताता चलूँ, फिर आप ये नहीं कहेंगे जी हो ही नहीं सकता, हो सकता है जहां उनको पता लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है और इसमें प्रॉब्लमेटिक एरिया है और इसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व है, लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, उसको पकड़ सकते हैं। चलो ऑडिट नहीं होगा तो 122 तो अवेलेबल है ना, वो तो वो कर सकते हैं। तो बेहतर यही है आप जितना भी लॉ जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको एट द एंड ऑफ द डे कंप्लायंस की तरफ ही आना पड़ेगा, इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। नेक्स्ट है जी मेरे पास फीमेल्स के लिए अच्छी खबर जी, खैर पहले की आई हुई है, 2021 से ऑनवर्ड अगर फीमेल किसी बिजनेस की ऑनर हैं, सिर्फ फीमेल्स, एक या ज़्यादा,
माजरत के साथ मेल नहीं है उसके अंदर, उन्होंने फीमेल लिखा है जी, फीमेल या फीमेल्स, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे एओपी है। तो उनको उन्होंने कहा कि आप नया बिजनेस जो शुरू करेंगे 2021 से ऑनवर्ड, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बिजनेस इनकम के ऊपर नॉर्मल बनेगी टैक्सेबल इनकम पे, उसमें 25% आपको छूट दी जाए। सो इट इज़ एन इनकरेजमेंट फॉर द फीमेल्स कि अगर वो ये करें और इसको फिर पूरा कर लें तो 25% का टैक्स लॉ आपको खुद छोड़ रहा है जो बिजनेस इनकम के ऊपर होगा, दूसरी की बात नहीं हो रही, सिर्फ बिजनेस इनकम। डॉक्टर साहब यहाँ भी डिमिंग कर ले, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, एफबीआई डिमिंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, वो असल में वर्ड वहां पे चूंकि वुमेन है तो वुमेन में मैन आता नहीं है ना। डिमिंग आप समझ तो सकते हैं लेकिन आप हैं नहीं। वैसे तो प्रोग्राम में अब मर्द भी औरतें बनी हुई हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन वो वर्डिंग बड़ी डिफरेंट है ना जी। वर्ड उसने स्पेसिफिकली यूज, अगर वो पर्सन कहता ठीक है ना तो वो मसला था, वो वुमेन चूंकि चलो ठीक है आपने जी पॉसिबल नहीं, वो वुमेन है, वो आपने शायद मैंने एफबीआर की पावर को देखते हुए कहा है ना कि वो जब इनलार्जमेंट करता है किसी वर्ड को तो डिमिंग करता है, तो यहाँ मैंने कहा हम भी तो डिमिंग कर सकते हैं। अगर वो वुमेन को ये फैसिलिटी दे रहा है तो व्हाई नॉट इट शुड बी फॉर मेन। उसकी वजह ये है कि आपके मुल्क में जो मुझे समझ आता है कि घर में पैसा लाने की जिम्मेदारी औरतों की नहीं होती। हमारे मुल्क में अल्लाह ने तो ये जिम्मेदारी बंदों पर डाली हुई है, सीधी बात है। लेकिन ठीक है, जहाँ उनकी मजबूरी है कि उसने काम करना है, उसको शौक है या जो भी है, उस सूरत में उसको इनकरेज करने के लिए ये बेनिफिट दिया गया। बहरहाल आगे चलते हैं सर, क्योंकि वो उनके भी टाइम है, मैंने लिमिटेड में कोशिश कर रहा होता हूँ कि शॉर्ट रखें। आगे जी नेक्स्ट मेरे पास टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बहुत सारे सेशन आप लोगों के साथ हुए। सेक्शन 41 अवेलेबल इनकम टैक्स लॉ का। इनकम टैक्स लॉ में अगर आप सूबे को टैक्स दे देते हैं तो फेडरल आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी और थ्रू 41 सेक्शन भी वो आपको ये पावर, उन्होंने एफबीआर को पावर नहीं लिमिटेशन लगाई है कि आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेना, प्रोवाइडेड के सूबे को आप रिस्पेक्टिव को दिया है, और उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा जितना आप उनको टैक्स जमा करवाएंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी वो हम इनको दे देते हैं उनको नहीं हम देंगे, तो अगर आप एफबीआर को टैक्स दे भी देंगे तो सूबे ने फिर भी आपको नहीं छोड़ना, वो अपनी जगह पर रहेगा। उनको दे के फिर आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे होंगे, तो बेहतर यही है कि जिसका जो बनता है उसको दे के वहीं पे उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा जी नेक्स्ट है मेरे पास 21 है, थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में और जल्दी इसको समेटें। 81 से 84 है जी। आपने सबसे पहले, ये इसको वैसे ऊपर होना चाहिए था, मैंने नीचे डाला हुआ है, आपने अपने क्लाइंट का रेजिडेंशियल स्टेटस ज़रूर चेक करना, वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि रेजिडेंट के लिए 11 सबसेक्शन 5 और 6 ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड इनकम होगी उस पर वो टैक्स देंगे, और नॉन रेजिडेंट सिर्फ उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे जो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, यानी जितने आपके रिलेटिव्स बाहर हैं वो उधर पैसा कमा के जो आपको भेज रहे हैं, जितना मर्जी पैसा मंगवाएं। ये आज ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी वो जो पैसा भेजेंगे तो लिमिटेशन 50 लाख की है, वो 50 लाख की लिमिट उसके लिए नहीं है, वो एक्सप्लेनेबल सोर्सेज से पैसा आ रहा है। आप हज़ारों अरबों रुपए मंगवा लें, पैसा कमाया हो वहाँ पे कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, आने दो भाई। उस पर 111(4) सेक्शन नहीं लगता, वो उस पर लगता है जिसका नेचर एंड सोर्स आपने ना बताना हो, वो उसके लिए अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो एक्सप्लेन्ड है, रेगुलर बेसिस पे लोगों के पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पर कुछ 3-4 चीज़ें इसमें ज़रा नोट कर लीजिएगा। पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए उसका, क्या पैसे वही बंदा भेज रहा है, पता लगता है कि वो कह रहे जी ये भेज रहा है, पता लगता है पैसा कोई और भेज रहा है, तो फिर तो ये कौन है भाई, फिर वो रिलेशन क्या है आपका उसके साथ, क्यों वो पैसे आपको दे रहा है। आपको जेहन में होना चाहिए कि इसमें आपके जो स्मगलिंग, एंटी नारकोटिक्स, ह्यूमन स्मगलिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जो इलीगल हैं। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पासपोर्ट, भेजने वाले का नाम, उसका सर्टिफिकेट, किस बैंक में पैसा आया, किसको भेजा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहें जी मेरे नाम पे पैसा है, बाद में पता लगे वो तो शेख जमील है कोई बंदा, तो आप कैसे बीच में आ गए भाई। ज़बानी कह देने में और प्रूफ करने में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर लोग ज़बानी कुछ कह देते हैं, बाद में पता लगता है वो है ही नहीं पेपर पे।
हम भी किसी चीज़ पे तब तक नहीं अमल करते जब तक कि वो कानून का हिस्सा ना बन जाए, ठीक है। तो बात यह है कि रियलिटी के ऊपर मैं ख्वाब नहीं ऊपर डाल सकता भाई। रियलिटी ये कह रही है कि ये किसने पैसा भेजा, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कुछ लोग फेल्ड हो गए हैं कि जी फलाने बंदे ने पैसा भेजा, जब डॉक्यूमेंट चेक किए पता लगा उसका नाम ही अंदर नहीं है। वो हुआ ये कि मनी चेंजर ने इसकी क्या कहते हैं लाइलमी का फ़ायदा उठाया, उसने इसकी वाइट मनी को ब्लैक कर दिया और किसी और की ब्लैक को वाइट करके दोनों तरफ से पैसे लेके गायब हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये मेरा पैसा, वो कहेंगे तुम्हारा है ही नहीं। जाए ये ऐसा ही है, मैं कहूँ जी ये घर मेरा है तो पता लगे रजिस्ट्री किसी और के नाम है, तो आप कैसे मालक हैं भाई? पोजेशन आपके पास है, ओनरशिप आपके पास नहीं है। 12 आगे चलते हैं। 22 जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने चूँकि ओबियसली मेरा ताल्लुक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे करना पड़ता है। ये सिक्योरिटीज़ मैंने खुद से पॉइंट डाला है। आपको पता है कि कैपिटल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 6 साल के लिए और कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही वो एडजस्ट होगा। ये एक स्पेसिफिक फैसिलिटी है कि सिक्योरिटी जो 37A के अंदर कवर है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर जब आप बेचेंगे है वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर कवर, लेकिन उसका भी लॉस 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड होके अगले कैपिटल गेन जो सिक्योरिटी से आएगा उसके अगेंस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं 6 साल के लिए, तो ये भी 3 साल की एक फैसिलिटी है। किसी को स्टॉक एक्सचेंज में लॉस हो गया भाई, तो आप उसको ये बेनिफिट लेके दे सकते हैं कि अच्छा भाई मार्केट क्रैश कर गई, ये तुम्हें लॉस आया, अब इसको कैरी फॉरवर्ड करो, आगे गेन आया उसके गेन से इसको सेट ऑफ कर देते हैं। तो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, वो ज़रा चेक कर लीजिएगा जिस भी टैक्स ईयर से उन्होंने डाली है। 2, 3, 4 साल इसको हो चुके हैं। ले जी आखिरी शीट है SME जी, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। आप चेक करें कि क्लाइंट आपका चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, AOP है, अगर वो 2 कंडीशन मेट कर ली है। नंबर 1 वो मैन्युफैक्चरर हो, नंबर 1, और नंबर 2 उसकी जो एनुअल टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वो 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो आपका टैक्स पेयर इसके अंदर आ गया। अच्छा अंदर आगे होगा क्या? फिर फायदे ही फायदे हैं अंदर। अगर आप SME को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल हो गया A जो 100 मिलियन तक टर्नओवर है, जिसकी 100 मिलियन से ज़्यादा पर 250 के बराबर या कम है वो चला गया मीडियम में। इसका मतलब है कि ये लार्ज जो एंटरप्राइजेज है, ये बिग है, उनके लिए ये नहीं है। ये कोरोना वायरस के दौरान ही आया था, तो लोगों को जब मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेबर नहीं मिल रही थी, बिजली का भी फुकदान था, बड़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा जी हम तो डूब गए भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो ज़िंदगी बचाने के लाले पड़ गए, आप कारोबार की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं, अगर आप SME के अंदर आते हैं तो आप अपनी स्मॉल जो इंटरप्राइज है वो अपना 0.25 ऑफ द टर्नओवर वो जमा करा दे, और जो मीडियम वाला है वो 0.5% जमा करा दे, और ये टैक्स आपके लिए फाइनल टैक्स होगा, ऑडिट नहीं होगा, 113 सेक्शन भी नहीं लगेगा। और एक और फैसिलिटी भी है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका रेट 1% है तो इसके अंदर वही स्लैब रेट आपको लगाया जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। यानी एक्सपोर्ट में अगर मेरा 1% कट गया है, मैं फॉल करता हूँ मीडियम में मेरा 0.5% है, तो बाकी का 0.5% मैं रिफंड मांग लूँगा। तो इसमें जो अदरवाइज जो टैक्स कटे हैं उसका भी रिफंड आप ले सकते हैं। फिर इसका ऑडिट भी नहीं है 170 और 214C में, तो फ़ायदे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसलिए इसको ज़रूर देखें। अगर आपका टैक्स पेयर या कंपनी ओबियसली SME के अंदर फॉल करते हैं तो वो बेनिफिट आप 100 ही रेड विद जो शेड्यूल 14 शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल उन्होंने बनाया हुआ है। एक्सपोर्ट जी आपको पता है इस दफ़ा अभी लास्ट ईयर है उनका गुड्स का, अगले साल से वो आपको पता है मिनिमम टैक्स के अंदर वो चले गए हैं 1%। वो 1% उन एडिशन टू डैट जो एडजस्टेबल है, सियालकोट में सेमिनार करने का मौका मिला। 154A जो है आपका सर्विसेज वाला भी उधर ही है, सर्विसेज में कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी FTR में था और वो अभी भी FTR के अंदर ही है, उसमें 0.25% या 1% आपका स्टैंडर्ड रेट है। नेक्स्ट है जी आप मालूमात और MIS ज़रूर चेक करें, और जो 3 चीज़ें मैच करनी है आपने, मालूमात का डाटा, MIS का डाटा उस क्लाइंट का, और जो एक्चुअली उसने आपको प्रोवाइड किया। कितने नंबर ऑफ केसेस हैं जिन्होंने डिक्लेयर कुछ और किया, पता लगा MIS में चीज़ आ रही है, पकड़ ली उधर से,
अब कुछ ने MIS में दिया, सारा कंप्लीट है, लेकिन एक्चुअल डाटा जो है उसे वेरी कर रहा है, क्योंकि कुछ सारे बैंक अभी तक हमारी नॉलेज के मुताबिक अभी ये इसके अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट हुए। तो कितने केसेस में प्रॉफिट ऑन डेट MIS दिखा रहा है 2 लाख रुपए, मेरे पास 4 लाख आ रहा है। तो मुझे फिर रियल वाला डाटा जो है उसको देखना है कि भाई ये तुम्हारा है, तुमने ही कमाया है, तो ये वाला ऑफर करना है आपने। MIS अभी सारी चीज़ों से इंटरलिंक नहीं हुआ, एक स्टेज आएगी इंशाल्लाह ताला जब सारा कुछ इंटरलिंक हो जाएगा, आपके पासपोर्ट भी हो जाएंगे, जो बंदे बाहर टूर ट्रैवल करेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन वो भी आ जाएगा बीच में, तो इसको टैली करें। नेक्स्ट है जी मिनिमम, आप जरूर चेक करें 113 153 का, वो आपको पता है। बैंक एंट्रीज, सेल टैक्स रिटर्न PRA को रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस को दोनों को दिए हैं तो जमा कर लें, चेक कर लें, रिकनसाइल ज़रूर करें उसको, और अगर कोई डिफरेंस है तो रिकनसाइल करके रख लें, क्योंकि कहीं कहीं डिफरेंस आ भी जाता है। मसलन आप इनपुट कई दफ़ा आपको पता 6 माह आप आगे तक जा सकते हैं, तो फ़र्क आएगा आपकी रिटर्न्स के अंदर और उसके अंदर, तो उसकी रिकन्सिलेशन ज़रूर बना के रख लें ताकि कंसीलमेंट का क्वेश्चन ना हो। नेक्स्ट है जी 2-3 पॉइंट्स बाकी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन 22 से लेके 25 तक सेक्शन आप सारे आराम से पढ़ें, इस पर डेप्रिसिएशन पे पूरा एक चैप्टर और पूरी डिस्कशन हुई है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अलग करें और टैक्स की डेप्रिसिएशन को, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल। अगर आप रिटर्न के अंदर जाएंगे तो आपको 2 अलग अलग मिलेंगे, टेंजिबल के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन अलग है और इंटेंजिबल के ऊपर अलग है। नेक्स्ट है जी मेरे पास, आपने ये भी चेक करना है कि आपके क्लाइंट की इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं है, रिड्यूस रेट तो नहीं लग रहा उसको। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड रेट की तरफ जाएंगे, सीधा ही स्टैंडर्ड रेट। मसलन आप सॉफ्टवेयर IT का डेवलप करते हैं लोकली, तो उसकी सर्विसेज पे अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने 9% या 7% या 11% टैक्स नहीं काटना, वो 4% है, वो अलग से दिया गया है रिड्यूस रेट का। 15-20 जो कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है, सो पहले चेक करें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट तो नहीं है, रिड्यूस रेट तो नहीं है, अदरवाइज उसे को भाई फिर ये रेट आ रहा है, ये हमने आपका काट लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने विदहोल्डिंग किस रेट से टैक्स काटना है पार्टी का, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो। ले जी वो 30 भी हो गया, 31 ये आपको मैंने वैसे पहले शेयर किया, वो लोन, एडवांस, शेयर डिपॉजिट मनी और गिफ्ट, ये चारों चीज़ें चाहे आप इंडिविजुअल में हो, AOP में हो, कंपनी में हो, चारों के ऊपर ये इक्वली अप्लाई होता है। ये थ्रू क्रॉस चेक या अकाउंट से अकाउंट में आना चाहिए, अदरवाइज इनकम ना होते हुए भी इनकम बन के आपको टैक्स लग जाना है। जैसे राणा सर कह रहे थे डीम्ड इनकम है, तो ये डीम्ड इनकम है। एक पार्टी की क्या हुआ कि उसने कंस्ट्रक्शन की, पुराना केस है, उसने तमाम पैसा जो शेयर डिपॉजिट मनी का कंपनी में डाला, वेल्थ में डिक्लेयर था उसका पैसा, नहीं पता लगा, सारा पैसा उसने कैश में डाल दिया और 4 साल तक कंस्ट्रक्शन करता रहा। एकदम से नोटिस आया कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। उसने कहा जी मेरा अपना पैसा, ये मेरी वेल्थ में। उसने कहा ठीक है, ये बैलेंस ये आपकी बुक्स में आया कैसे? उसने कहा जी कैश। उसने कहा भाई ये तो आप इनकम बन जाएगी। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कमाया भाई, मेरा तो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरा तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है सारा, ये 100 200 300 मिलियन सारा लग गया हुआ है। उसने कहा जी लग तो गया पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो तो चीखें मारना शुरू हो गया, भाई ये क्या तरीका हुआ, भाई मेरा पैसा मैंने डाला है, क्या मसला है? ठीक है पर्पज फेक लोन पकड़ना था, लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, क्योंकि अगर वो इस चीज को अलाउ कर देते हैं तो हर बंदा फिर यही करेगा। तो ये भी जरा देखना जरूरी है कि थोड़ी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा एक बंदे को मिल रही है जो कि इनरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा उसको। तो ट्रांजैक्शन को सिर्फ जस्टिफाई कर ले। 2 जी लास्ट पॉइंट्स हैं, आपने कैश फ्लो वेल्थ में भी बनानी है और बैलेंस शीट के अंदर भी कैश फ्लो लाजमी बनाएं और डेट वाइज बनाएं। वैसे कैश बुक होती है डेली बेस पे, लोग जैसे पैटी कैश बुक कहते हैं, डेली कैश बुक कहते हैं, उसके अंदर बन रहा होता है। तो आपको पता होता है कि अगर मैंने 4 करोड़ का एसेट लिया है उस डेट पे, आज क्या है जी, आज 26 है, 26 दिसंबर 2024 को मैंने 100 मिलियन का एक एसेट लिया, तो आप मेरा जून का बैलेंस नहीं चेक करेंगे, आपने आज की डेट में परचेज करने से पहले, हो सकता है मेरा ओपनिंग बैलेंस 0 हो, मैंने बैंक से लोन ले लिया हो, मैंने लिया भाई, ये लो भाई एसेट आ गया मेरा। सो उसको खरीदने से पहले उस डेट तक आपके पास पैसे, हो सकता है ओपनिंग में 100 मिलियन पड़ा हो, वो बाद में कंज्यूम्ड हो गया हो, तो पैसा तो है नहीं जिस डेट पे एसेट लिया। तो डेट वाइज
आपको पता है कि जजमेंट्स आई हुई है कि आपको उस डेट पे पैसा होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि जजमेंट ऐसी भी है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, आप डिक्लेयर नहीं कर पाए, ये भी एक जजमेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की, कि उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैंने फॉरेन रेमिटेंस मेरी बाहर से आई, मैंने ना उसको डिक्लेयर किया ना घर को डिक्लेयर किया, दोनों गायब हो गए। बाद में पता लग गया, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई घर आपके नाम में पैसा कहाँ से आया। उसने कहा जनाब अब सोर्सेज दो ही हैं, या तो ऑलरेडी वेल्थ में होंगे या वेल्थ से बाहर होंगे। अगर वेल्थ में है बड़ी अच्छी बात है, तो उसको 111 सेक्शन नहीं लगेगा। और अगर मैं कहता हूँ जी ये फॉरेन रेमिटेंस आया, ये मैंने एसेट लिया, इवन कि आपने डिक्लेयर नहीं भी किया, तो आपको 111 नहीं लगेगा। आखिरी है जी पॉइंट मेरा आज का, कि जो सैलरी में क्लैश आ रहा है वो ये है कि 21M सेक्शन ये कह रहा है कि 32,000 रुपीज़ पर मंथ आप अपने एम्प्लॉई को कैश में दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ 37,000 फिक्स किया हुआ है। सारी इंडस्ट्री में भुचाल मचा हुआ है कि इस लेबर को हम क्रॉस चेक कैसे दें। जिन्होंने तो अकाउंट खोल लिए वो तो ठीक है, तो ये भी एक अमेंडमेंट कराने की ज़रूरत है कि भाई इस लिमिट को आपने खुद कहा कि 37 से नीचे आप नहीं दे सकते, तो लॉ में आपने 32 लिखा हुआ है कैश का क्रॉस चेक कि मैक्सिमम मैं 32,000 तक दे सकता हूँ, तो बाकी का क्या बनेगा। तो ये फैसिलिटी इधर भी मिलनी चाहिए ताकि लोगों को जो लेबर क्लास है उसको बगैर किसी प्रॉब्लम में डाले तो पैसे दे सकें। बाकी आपके इंशाल्लाह ताला जो क्वेश्चन होंगे वो बाद में आपसे ले लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर नदीम भट्ट साहब FCA चेयरमैन है हमारी टैक्स अकेडमी के। भट्ट साहब एक्सलेंट पीस ऑफ वर्क, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सफदर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट ILA UK। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आशिक अली राना साहब ने ज्वाइन किया, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। सेमिनार को ज्वाइन किया हमारे सेकंड स्पीकर चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। सर पहली स्टेज पे चीफ हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टैक्स लॉ की अमेंडमेंट है 2024 की जो लास्ट वीक आई है, उसके ऊपर चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब ने प्रेजेंटेशन देनी है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे चीफ लाएँ अपनी प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्दी प्रेसिडेंट जनाब शहबाज सदीक साहब, आशिक अली राना साहब, ताहिर बशीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फ़रूक मजीद साहब, और आज के हमारे मेहमानान गिरामी जनाब मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और चैम्बर से हमारे चीफ़ गेस्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, लेकिन गवर्नमेंट ने तो मेरे वाला टॉपिक जो है फ़िलहाल मौखर ही कर दिया है, और लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और शायद वो नीड ऑफ़ द टाइम भी थी। बिलखुसूस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट्स थी, जिसमें एक फ़ैमिली का कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर जो फैमिली के सरबराह हैं वो अगर फाइलर हैं तो उनके जो डिपेंडेंट हैं, चाहे स्पाउस हैं चाहे बच्चे हैं, अगर उनकी एजेस बच्चों की 25 साल से कम है तो वो भी फाइलर कंसिडर होंगे। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट और मेजर अमेंडमेंट थी जो होनी चाहिए थी। और इसी तरह कुछ कंप्लाइंस के रेफरेंस से जो चीज़ें थी वो भी मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए और हम सब प्रोफेशनल्स के लिए कुछ उसमें अच्छी चीज़ें थी। सेल्स एक्ट में कुछ चीज़ें जैसे 8B को उन्होंने तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की और उसको सारे का उसका जो लॉ की स्पिरिट थी उसको मेरा ख्याल बिगाड़ दिया। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें एट पैरेलल नहीं भी थी, लेकिन कम से कम जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स थी वो काफ़ी हद तक आपके लिए फेवरेबल थी। तो फ़िलहाल तो उसको मौखर कर दिया गया है। और किस वजह से शेख साहब? रिलीफ वाली बात आप ठीक कहते हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से गैप बहुत बड़ा है ना शेख साहब। अब चूँकि हम जब नेशनल डाटा का एनालिसिस करते हैं और हम अपनी स्पेंडिंग देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप है। ये एक साइड है, और दूसरी साइड है जो रिटेल सेक्टर है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। आज भी आपका जो GDP की रेशो है उसमें कमर्शियल सेक्टर जो है उसका 20% के करीब है, और जब हम टैक्स टू GDP रेशो पे उस पर आते हैं तो वो तकरीबन 5% से कम है आज भी। तो गैप्स तो हैं, देखें इंडस्ट्री में इतना बड़ा गैप नहीं है, ये रिटेल सेक्टर जो है इसमें बहुत बड़ा गैप है। और शायद POS जो एक सिस्टम था पॉइंट ऑफ सेल वाला, वो उस लाने की वजह भी यही थी कि कम से कम इस रिटेल सेक्टर को आप कैप्चर करके तो रियल टाइम पे उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। वो बात की बात है कि अब उसको रियल टाइम पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
लेकिन एक अच्छी काविश थी। मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा जो नेशनल एक्सचेकर का हिस्सा है वो मिस होता है, और उसको कवर करने की कोशिश जो है वो मेरा ख्याल है कि बार सूरत होनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक आपकी दूसरी बात का हिस्सा है कि टैक्स पेयर को रिलीफ ना देना, तो देखें बात यह है कि टैक्स तो कभी भी आसानी से नहीं दिया जाता। जहाँ टैक्स ड्यू है वहाँ भी हम सब देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से, लेकिन जो डेफिनेट जहाँ पे अननेसेसरी टैक्सेशन है, इलीगल ऑर्डर्स हैं, उसको तो सारे हम हमेशा ही कंडेम भी करते हैं, बार उस पर लिखती भी है, बल्कि बार तो उन केसेस में बहुत सारी जगह ख़ुद पेश होते रही, पार्टी बनते रहे। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन भी और लाहौर टैक्स बार बिलखुसूस उसमें पार्टीज़ भी बनते रहे जहाँ जहाँ आपकी मुश्किलात आती रहीं। 111 कहाँ से हमने शुरू किया, उसमें कितने सर्कुलर आए, फॉरेन रेमिटेंस का एक सिलसिला था, कहाँ से चला। पहले हम FTO के पास गए, फिर रिप्रेजेंटेशन में मैंने उस केस को रिप्रेजेंट किया प्रेसिडेंसी में, और वो अल्टीमेटली हमारी फेवर में हुआ, जिसमें स्टेट बैंक ने उस वक्त एक्सप्लेनेशन दी कि जो रेमिटेंस हैं उसका कौन एक्सप्लेन करेगा, क्या FBR इज़ द रेगुलेटर ऑफ द मनी। नहीं, उसमें हल ये किया कि जो स्टेट बैंक है बेसिकली वो रेगुलेटर है, उसने बताना है कौन सी रेमिटेंस है और कौन सी नहीं है। तो आज भी बहुत सारा इस पर हमारा एक मैं समझता हूँ कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो ख़ुद पैसा अपने अकाउंट में यहाँ भेज रहा है उसको भी रेमिटेंस ट्रीट करते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा नहीं है। वो बंदा अगर नॉन रेजिडेंट है, पैसे कमा रहा है, तो उसकी पाकिस्तान में तो वैसे ही फ़ॉरेन जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, तो आप उसकी इनकम में लिखें एग्जेम्प्ट में जाके फ़ॉरेन इनकम में, ना कि उसको फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट करें। जो यहाँ किसी बैंक के थ्रू आप ले लें, एक्सचेंज कंपनीज़ के थ्रू ले लें जो स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक काम कर रही हैं, वो तमाम जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं वो आपके वैलिड रेमिटेंसेज हैं। हाँ, जहाँ कहीं 5 मिलियन की एक 111 में रिस्ट्रिक्शन है, उसको आप वहाँ पे देखें कि अगर तो उनके कोई फैमिली मेम्बर भेज रहे हैं तो फिर वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ 5 मिलियन की लिमिट है। तो देखिए, वक्तन फ़वक्तन कोशिश तो होती है, बल्कि कुछ ग्रुप्स में हम बड़ी तनकीद भी सुनते हैं, लेकिन होता ये है कि रात को एक 7-8 बजे एक नोटिफिकेशन आता है, तो सुबह जब तक बार खुलने का टाइम है उस वक्त तक इतने लोगों की लंबी लिस्ट गिले, और जैसे सारा कुछ बार ने उनके लिए आज तक यही कुछ नहीं है। तो उन दोस्तों से भी गुजारिश है, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, हौसले से काम लें। आपका जहाँ कहीं इशू आता है, बार ने हमेशा इनिशिएटिव लिया। आज देखिए, पाकिस्तान टैक्स बार ने भी आपका जो एक दरीना मसला था, हालांकि मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं उनके भले हर महीने पासवर्ड चेंज होने चाहिए, क्योंकि हर महीने रिटर्न फाइल होती है। वहाँ पे जितना बड़ा इस वक्त लूप होल है, और जहाँ हम देखते हैं टैक्स फ्रॉड की बात होती है सेल्स टैक्स में ख़ास तौर पे, तो इस चीज़ को कंडेम करने के लिए मेरा तो ये मशवरा है कि सेल्स टैक्स जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं उनके हर महीने चेंज होने चाहिए। जहाँ इनकम टैक्स है वो भले आपको साल का ऑप्शन होना चाहिए, वो ना भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सेल्स टैक्स जो है ये भाई आपके हाथ में एक ब्लैंक चेक है, जिसको आपने एक बंदे से दूसरे खाते में डाल दिया और वो पैसे स्टेट के चले गए, अगर वो इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो इस चीज़ को भी समझे कि इसमें नेशनल एक्सचेकर का कितना बड़ा लॉस है। हम अपनी तो बात करते हैं, देखिए रीसेट करने में क्या मसला है। वैसे बार का मौक़िफ़ जो है वो आपने पढ़ लिया सब ने, पाकिस्तान टैक्स बार ने भी आज लिख लिया, लेकिन हमें रियलिटी को भी फेस करना चाहिए कि इस ग्रैब में जो टैक्स इवेडर्स हैं वो कितना बड़ा फ़ायदा लेते हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। अभी कितनी बड़ी बड़ी FIRs हुई हैं लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, तो आप देखें इतना बड़ा जो नेशनल एक्सचेकर का ड्रेन है, इसको कौन रोकेगा। जहाँ कहीं ड्यू टैक्स देना हमारा ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे सही टैक्स अदा करना और उसको सेव करना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना। हम बंदे को बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि यार ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। अगर आप इनकार करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रिस्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है ना। तो जहाँ कहीं हम समझते हैं इलीगल काम है, उसको कहीं मैं नहीं कर सकता, सॉरी, ये वकील का काम ही नहीं है, ये किसी भी कंसल्टेंट का काम नहीं है, किसी अकाउंटेंट का काम नहीं है, किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप पेशेंस से लिया करें। मेरा आपको है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कभी आपका मसला आए, आप बार के सेक्रेटरी को लिखें, प्रेसिडेंट को लिखें, आप कैबिनेट को एक दफ़ा लूप में तो लेना, ये इशू है, इसके ऊपर वो इनिशिएटिव लें। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रुप्स में बैठ के, जैसे आज हम ग़ज़वा हिंद ग्रुप बैठ के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लड़ रहे हैं ना, उसी तरह से हमने ये भी जंग शुरू की हुई है कि हमने हर जगह अपनी बार की कैबिनेट को यही कहना है कि जनाब ये सब कुछ की ज़िम्मेदारी जो है ना ये इनकी है, काम हम खुद कुछ नहीं करना चाहते और ज़िम्मेदार बार के जो है ऑफिस बेरर है। बाज़ दफ़ा देख के कुछ लोगों को
ठीक है, आप पॉजिटिव तनकीद करें, हम हमेशा वेलकम करते हैं। जब भी किसी दोस्त ने कहा है, एक बंदा सिंगल हमारे पास एक इशू लेके आए, हम उसके साथ उठ के गए हैं, उसका इशू रिजॉल्व कराया। लेकिन जब इज्तमाही बात आती है, वहाँ पे आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहाँ आपका स्टेक है, कहाँ स्टेट का स्टेक है, कहाँ आपके मुल्क का स्टेक है, तो फिर आप अगली बात करें ना। मैंने ख़ास तौर पे ये जो पासवर्ड रीसेट वाला मामला आया, तो 2-3 ग्रुप्स में वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों से मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा के एक साथ फेंकते रहते हैं, जो मेरा ख्याल है बड़े गैर मुनासिब है। कोई आपके जो ऑफिस बेरर है, आप उनको कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, कोई बार नहीं देती, कोई और नहीं देता, लेकिन उन पे इस तरह के अल्फाज के साथ तनकीद करना, मेरा ख्याल है कि एक शख्स के शायान शान नहीं है। कोई भी शख्स हो, उसके शायान शान नहीं है जिस तरह की तनकीद मैंने लास्ट डेज़ में पढ़ी है। और उसमें ग्रैब ये किया जाता है जी, ये किसी और ग्रुप में आया है, भले अपनी दानिश से आपने लिख दिया और ये लिख दिया नीचे कि जी किसी और ग्रुप में लोगों ने कहा है, तो भाई बताएं ना हमें किसका मसला है, किस शख्स का मसला है, किस बार मेंबर का ये मसला है, वो हमें बताएं ना आके, वो ओपन हो, बताएं तो सही ना। आप लोगों की शेल्टर लेके इस तरह की बातें करें जो गैर मुनासिब हों, किसी शख्स के लिए भी, जो कहनी भी और सुननी भी गैर मुनासिब हों, मेरा ख्याल है हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। आप सब लोग जो रेगुलर बार में आते हैं, आप बताएं कि जहाँ कहीं आपने किसी इशू पे बार को लूप में लिया है, क्या हमेशा बार ने आपकी आवाज़ नहीं बनाई? क्या बार ने उस इशू को टेकअप नहीं किया, भले एक बंदे का हो? अनवर साहब आप बताएं, चूँकि हम रोज़ डिस्कशन में लोग रहते हैं, कोई ऐसी बात बताएं कि आपका एक अच्छा इनिशिएटिव और बार ने आपका साथ न दिया हो। तो बात यह है कि उन सब चीज़ों को भी आप सोचें कि जो ऑफिस बेरर है वो भी आपकी तरह एक इंसान है, वो भी उसी माशरे से तल्लक रखते हैं जिससे आप माशरे से तल्लक रखते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी की दिलजोई तो ना ही करनी, लेकिन किसी की करैक्टर असैसिनेशन तो ना करें ना, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज ना कहें जो आप अपने बारे में नहीं सुन सकते ना, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है इंसान की ज़िंदगी का ये खासा होना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई बात जब करता है, पहले ये सोचे कि क्या मुझे ये अल्फाज कहे जाएं तो क्या ये मैं बर्दाश्त करता हूँ, अगर नहीं करते तो आपको भी ये वो यूज़ नहीं करने चाहिए। खैर हो, ये पासवर्ड वाले आपके इशू से बात कहीं से कहीं निकल गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि और ख़ास तौर पे सदर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, तमाम कैबिनेट की, इन दोस्तों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने उन चीज़ों पे कहीं किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं की जो शाइस्तगी से हटके हो, बल्कि शायद जवाब ही नहीं दिया और मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतर हाल था कि जवाब इस तरह की बातों का ना दिया जाए। एनी हाउ, एक और अमेंडमेंट आप लोगों के लिए है कि जहाँ पे आपको याद होगा 75A एक सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था, और उसमें कंप्लाइंस की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो 1 मिलियन से अगर एसेट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, पे ऑर्डर के थ्रू, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी वट एवर द मीन, ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट, कोई फैसिलिटी जो है वो यूज़ करके जिससे एसेट परचेज़ करते हैं, सेलर और बायर के दरमियान एक ट्रांजैक्शन जो है वो मैंडेटरी थी, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी थी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जो तमाम फील्ड फार्मेशन हैं जो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्ट्रार जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप ये कंप्लाइंस करें, और जहाँ पे कंप्लाइंस नहीं है, एक तो वहाँ 5% आपको पता है 182A में पेनल्टी भी उसके लिए स्पेसिफाइड है, और वहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि ये कंप्लाइंस ज़रूर कराएं मैंडेटरी। अब आपके जो क्लाइंट्स हों उनको ज़रूर बताएं जो 5 मिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं कि उनके लिए ये अब लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ज़रूर करें। ये एक है, चूँकि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरी के लिए चीज़ें हैं, ये हम सब के लिए, प्रोफेशन के लिए भी बेहतरी की चीज़ें हैं कंप्लाइंस के लिहाज से, और फर्दर हम जब देखते हैं तो नेशनल एक्सचेकर के लिए भी ज़रूरी है। तो जो ट्रांजैक्शन उन दोनों के दरमियान में होगी उसके लिए अब कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है कि थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो। ये कॉपी जो है मैं अभी दे देता हूँ सेक्रेटरी साहब को, किसको चाहिए होगी वो उनसे, नौशाद साहब से कॉपी ले लीजिएगा उस नोटिफिकेशन की। अच्छा, एक और आजकल चूँकि भट्ट साहब तो माशाल्लाह हम सब के उस्ताद हैं और इनकी मेहरबानी है कि इतना वक्त देते हैं। ये बड़े शार्ट नोटिस पे हमने रिक्वेस्ट की भट्ट साहब से कि जी क्योंकि कंपनीज़ की रिटर्न के लास्ट डेज़ हैं तो इसमें आप ज़रूर एक छोटी सी ब्रीफ जो है वो प्रेजेंटेशन बना के दोस्तों को दे दें। जो ख़ास तौर पे रिटर्न फाइलिंग के रेफरेंस से अब आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की,
जो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से, जहाँ जहाँ ये कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी करें, वरना आपकी रिटर्न जो है वो कल को अगर 123 में आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है सब सेक्शन 3 में, आप नहीं देते तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। अच्छा, रिटर्न इनवैलिड होने का मकसद है कि रिटर्न आपने फ़ाइल ही नहीं की, तो फिर आपका जो क्लाइंट है वो सफ़र करेगा। इंडिविजुअल केस में तो आप देख लेते हैं वहाँ चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, वहाँ वो जो 182 की पेनल्टी है ए की, वो भी बड़ी माइनर सी है, ATL का जो सरचार्ज है, यहाँ वो भी डिफरेंट है, और फिर आपका क्लाइंट भी सफ़र कल को करेगा और आपका क्लाइंट ख़राब भी होगा। इसलिए कोशिश करें कि जितनी आपकी 2 डिडक्शन, एक डिडक्शंस टैक्स डिडक्शन का प्रूफ उसको स्कैन करके ज़रूर अटैच करें साथ, और जो फाइनेंशियल है सर्टिफाइड कॉपीज़ वो ज़रूर अटैच करें। ये मैंडेटरी ला की रिक्वायरमेंट है, रूल्स भी आपको पाबंद करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो कल को फिर आपको नोटिस आएगा। और बाज़ दफ़ा जो कंपनीज़ उसमें सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती, बाज़ दफ़ा लॉगिन जो है वो क्वार्टरली शायद आप लोग करते हैं, तो वो ये ना हो कि कहीं आपकी कंप्लाइंस की वजह से आपका क्लाइंट सफ़र ना करे। इन 2 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। तो बाकी आप सबका, सदर साहब, आपकी टीम का, पाकिस्तान टैक्स बार की टीम का, हसन, यूसुफ और अहमद रज़ा, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच चौधरी कमर जमान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार एसोसिएशन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गेस्ट ऑफ ऑनर बैरिस्टर सफदर इकबाल, प्रेसिडेंट ILA UK। सर प्लीज़ कम ऑन डाइस एंड से फ्यू वर्ड्स। अपना सलाम पेश करूँगा, और ख़ासकर मुअज़्ज़ज़ीन जो यहाँ पे मेहमानान गिरामी हैं, स्पेशली नदीम भट्ट साहब, बहुत अच्छा इन्होंने ब्रीफ़ किया, फिर साथ हमारे दोस्त हैं, और सबसे बढ़ के प्रेसिडेंट साहब और उनकी टीम। थोड़ा सा मैं कंपैरेटिवली यहाँ पे, चूँकि टॉपिक है टैक्स और कंपनी के हवाले से, बरतानिया में ये जो सेक्टर है तकरीबन ऑलमोस्ट अकाउंटेंट्स डील करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में टैक्स लॉयर्स इस चीज़ को परसू कर रहे हैं। वहाँ पे टैक्स पे एडवाइस होती है, इनहेरिटेंस टैक्स और इन चीज़ों पे वो ऑब्वियसली जो सोलिसिटर्स हैं या बैरिस्टर्स हैं, जो रेलिवेंट जो प्रैक्टिशनर हैं, वो देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं अक्सर दूसरी बार्स के अंदर भी गया हूँ, एड्रेस किया, तो बरतानिया में जब वापस जाते हैं तो वहाँ से मुझे एक सवाल होता है कि यार टैक्स बार के जो लॉयर्स हैं वो पाकिस्तान में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो हमारा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही है, तो हमारा जो एक एनालिसिस कह लें या इस पे जो रिसर्च है, उससे हमें ये पता चला है कि टैक्स बार के जो लोग हैं या लॉयर्स हैं, उनको एटलीस्ट 70% उनका जो ये रेलिवेंट इदारे हैं या उनकी बार्स हैं वो हर्डल क्रिएट नहीं करती, जिस वजह से उनके क्लाइंट्स को उनसे रिलीफ मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बग़ैर किसी स्पेशल वकालतनामे के, बग़ैर किसी सिफारिश के। तो इस वजह से टैक्स के लॉयर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है आपके टैक्स बार की, आपकी आज की टीम की, या जब से ये टैक्स बार एसोसिएशन आपकी काम कर रही है, जो आप टैक्स लॉयर्स लोगों को उनके टैक्सेस में कंपनीज़ में रिलीफ दे रहे हैं, उस पर रिसर्च करके काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे हमारे दूसरे जो एरियाज़ ऑफ प्रैक्टिस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें भी इस तरह जो इदारे हैं उनमें सिफारिश का अमल या उनमें जो वकालतनामों पे बड़े बड़े नाम के ज़रिए रिलीफ मिलता है, अल्लाह करे कम हो, और हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो सक्सेसफुली या इम्प्लीमेंट हो सके और कामयाबी तरीके से हमारा मुल्क दूसरे इदारों को जो उनकी स्क्रूटनी कर सके और जिससे सारे इदारे अच्छा काम कर सकें। एक ये आज के इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा, बरतानिया में जब हम सोलिसिटर या बैरिस्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे लिए 1 साल के अंदर जो भी रेलिवेंट एरिया हमने चूज़ किया है, जैसे आप लोगों ने टैक्स की प्रैक्टिस चूज़ की हुई है,
16 आवर हमें CPD आवर करने होते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स होते हैं। तो उस 16 आवर में से तकरीबन 6 आवर्स हमारे होते हैं कंडक्ट के हवाले से, कि हम पब्लिक के साथ बिहेव किस तरह कर रहे हैं, हमारी इंटेग्रिटी एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट वो क्या है, हमने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा हुआ है पब्लिक प्लेस पे, अपने क्लाइंट्स के सामने या अपने कोलीग्स के सामने। तो बाकी जो हमारे 10 आवर्स होते हैं, वो जो आज आपने ये एक सेमिनार किया है, इसी तरह उसमें हमें ट्रेनिंग लेनी होती है कि अगर मैं फैमिली लॉयर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे फैमिली सेटलमेंट जो है उसे कैसे करवाना है अदालतों में, या चाइल्ड अरेंजमेंट किस तरह डील करना है, या डिवोर्स के मैटर्स को कैसे हैंडल करना है। इसी तरह दूसरे एरियाज़ में जैसे इंजरी क्लेम्स होते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि उसका जो मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए किस हद तक क्वांटम है। तो सिमिलरली सिविल डिस्प्यूट आप लोग जहाँ पे करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें किस हद तक हमें कोर्ट का वक्त ज़ाया किए बगैर कहाँ तक हम विदाउट प्रोसीडिंग्स जो मामलात हैं उनको मेडिएशन के ज़रिए या जो आर्बिट्रेशन है उसके ज़रिए हल करवाते और करते हैं, और अदालत का टाइम बचता है और कास्ट इफ़ेक्टिव हमारे क्लाइंट के लिए, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आज का ये सेमिनार मैं समझता हूँ कि इससे टैक्स बार को बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली हम सारी बारों और सारे एरियाज़ ऑफ प्रैक्टिस पे टच रहते हैं, तो इसको अगर आप लोग इम्प्लीमेंट कर दें परमानेंटली कि प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जिस तरह हमें इंग्लैंड एंड वेल्स में जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो हमारा सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप 16 आवर लें प्रैक्टिस के, इसके साथ आप अटैच करें तो आपका सर्टिफिकेट हम रिन्यू कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये आपका इदारा, आपका जो डिपार्टमेंट है ये और अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। जो जूनियर लॉयर्स हैं वो इक्विप्ड होंगे मॉडर्न या जो नई अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनसे वक्त से पहले। एक चीज़, दूसरा बरतानिया में इसी इदारे के हवाले से हमारा IT सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी है बहुत सारे दूसरे इदारों को, जिसकी वजह से IT सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे तो आपने टैक्स बार की IT या इसका नेटवर्किंग इतनी अच्छी की होगी कि आप लोग अपने अपने ऑफिस से अच्छे तरीके से फाइलिंग कर सकते हैं, ये फाइलिंग, लेकिन ये सेम फैसिलिटी आपके क्लाइंट के पास होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी कन्फर्मेशन ईमेल में या उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं आपको जो आते हैं वो भी IT में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के लिए तो इस टॉपिक के हवाले से मेरे पास इतना कुछ था। बाकी इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन हमारी एक एसोसिएशन है, लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो स्पेशली लॉयर्स को यहाँ काफ़ी सारे मेंबर तशरीफ़ रखते होंगे, हम कहते हैं कि ये आप हैं। तो चूँकि लॉयर्स की एसोसिएशन है, उसमें हमारा भी एक सेमिनार या एक प्रोग्राम इंशाल्लाह अप्रैल में आ रहा है। आप लोग वीज़े अप्लाई करें, आएँ, और इंशाल्लाह हम भी वहाँ के कंडक्ट के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर, और आप कैसे बैरिस्टर बन सकते हैं, आप यहाँ बैठ के कैसे सॉलिसिटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर छोटे छोटे इवेंट रखेंगे, तो उस पर बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बैरिस्टर सफदर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट ILO UK। क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला भी किया जाएगा, तो वो भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, सही फरमाया तो वो उनसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी काउंटर में मौजूद है, वो भी आप जाते हुए ले जाइएगा, वो आप ले सकते हैं निशात से, काउंटर से। इरफान अदर शाह साहब ने सेमिनार को ज्वाइन किया, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। सर मैं आपको वेलकम भी करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मियाँ बिलाल साहब ने सेमिनार को ज्वाइन किया है, मैं सर आपको वेलकम करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर मंसूर सईद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर प्लीज़ कम ऑन राइज एंड से फ्यू वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन।
मेरे लिए ये एक बहुत ही ऑनरेबल गैदरिंग है और एक मौका दिया है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने एज चीफ गेस्ट। इस हॉल में मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। थोड़ा सा मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया गया एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो इससे पहले मैं फ़ौजी था क्योंकि नाम के साथ ब्रिगेडियर है, लेकिन पिछले 15 साल से मैं बिजनेसमैन हूँ। इससे थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि मेरा तो आज अगर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इसलिए कि मेरा जो बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए। तो आज इस सेमिनार को आपके इस प्रोसीजर को मुझे बताया कि आप तकरीबन हर हफ्ते ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें पाकिस्तान के हवाले से जो भी नई टैक्सेशन या रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उनको आप डिस्कस करते हैं। पुराने जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे ये आज कंपनीज टैक्स रिटर्न्स के हवाले से था, बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी, चूँकि मैं भी टैक्स पेयर हूँ, इनकम टैक्स पेयर भी हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का CEO भी हूँ, तो इस हवाले से भी मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ नहीं पता जो आज पता चली है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम मैंने महसूस किया कि आप लोगों ने इवॉल्व किया हुआ है कि आप वीकली या बाई वीकली या मंथली इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से डिस्कस करते हैं चीज़ों को। और जो मुझे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया वो आज ये है कि एटलीस्ट अब आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो आज यहाँ पे होते जैसे मैं हूँ, तो एक तसल्ली होती है कि नहीं यार, इन लोगों को पता है, इन्होंने पढ़ा लिखा है, इस पे एक्सपर्ट्स हैं, इस पे इन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस की हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पास और कुछ ज़्यादा कहने को तो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे चैम्बर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं, उन्हीं चैम्बर्स में से एक चैम्बर हमारा भी है, पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? एक जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके अलावा लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में, बड़े शहरों में चैम्बर्स हैं, तो फिर पाक चाइना जॉइंट चैम्बर की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने भी महसूस किया होगा कि पाकिस्तान और चाइना के जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और एज अ टैक्स लॉयर आप लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कुछ चाइनीज़ साइड से आ रही हैं, कुछ हमारी साइड से आ रही हैं। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि दोनों साइड के बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, एक दूसरे के साथ मिलाया जाए, उनके मामलात को समझा जाए, उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, इश्यूज़ हैं तो उनको रिज़ॉल्व किया जाए। और चूँकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी चाइना से रिलेटेड एक डेस्क है, लेकिन दे आर लुकिंग आफ्टर बाकी चीज़ें भी बहुत सारी। तो ये स्पेसिफिकली चाइना से रिलेटेड है, ठीक। तो उस वजह से ये ज़रूरत पेश आई, तो इसको हमने एज अ जॉइंट चैम्बर जो है रजिस्टर करवाया प्रॉपरली, और ये पिछले 7-8 साल से फंक्शनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम हम कर चुके हैं इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं जाते। जैसे आप लोग, अब आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप जिस जगह पे बैठे हुए नेक्स्ट डोर आपके टैक्स हाउस है, और आप इजीली जो काम हम नहीं कर सकते वो लोग आप लोग इजीली कर सकते हैं, जा सकते हैं आप, और सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इसको देखते हुए मेरे ज़हन में एक चीज़ आज बैठे बैठे आई कि हमें दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को एक आपस में MOU साइन करना चाहिए और
हमें, ताकि हमारे पास बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, चाइना वाले भी, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी, वो आते हैं, तो वो अपनी मुश्किलात लेके आते हैं, अपने इश्यूज़ लेके आते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं और हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन जो भी अवेलेबल है, या उनको डायरेक्ट करते हैं, गाइड कर देते हैं। और अगर चाइना से रिलेटेड है तो चाइना में भी एक एफर्ट हमारी जारी है, ऑन ग्राउंड वो आ चुका है। पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन चाइना भी एक ऑलमोस्ट कंप्लीशन, उसकी लाइसेंसिंग की कंप्लीशन होने वाली है, तो इंशाल्लाह 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में वो भी ऑन ग्राउंड आ जाएगा। तो इसलिए दोनों साइड के चैम्बर्स मिल के हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सेटअप और हमारा सेटअप दोनों मिल के इसमें और भी काम कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को, यानी अपने बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो हम बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं। तो जी किसी ने कहा, अच्छा, तो ये और MOU के साथ साथ हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन भी आपस में रखना पड़ेगी और वो रिक्वेस्ट करेंगे हम पल के पहले ही इंशाल्लाह कि हम आपस में मिलते रहें, जो भी हमारे पास इश्यूज आते हैं वो हम आपसे शेयर करते रहें और आप उसको अपने एंड पे देखते रहें। मेरा वसीयत एक पॉइंट है जो जिसका जवाब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा कि मैंने जो महसूस किया है एज अ टैक्स पेयर, ये तरीक़ाकार और फॉर्म जो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए जाते हैं कि मैं भी समझना चाहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आती। मैंने यकीनन कोशिश की लेकिन मुझे भी समझ नहीं आती कि क्या करना। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्या कोई इसका जवाब मिल सकता है? मैं देता जी माइक प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां जो है ना वो एक बराबर नहीं बनाई हैं, ना ही इन 5 उंगलियों की क्वालिटीज जो हैं वो एक बराबर है। इसी तरह इंसान भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किए, उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए। आप एक बिजनेसमैन है, आपके लिए अल्लाह ताला ने बिजनेस में रोजगार रखा। फिर एक शोबा जो आज के वक्त की जिद्दत के लिहाज से वकला का शोबा भी वजूद में आया, अकाउंटेंट्स का शोबा वजूद में आया, उसमें अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए भी तो रिस्क रखा है ना कि जहाँ सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, आपका ऑफिस में काम करने के लिए अकाउंटेंट मौजूद होगा, आपका CFO मौजूद होगा, आपकी अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे जनरल मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, एक आपने हायरार्की बनाई है, तो मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम अल्लाह ताला ने रखे। जी बिल्कुल। तो इसी तरतीब से तो इन लोगों का अल्लाह ताला ने या हमारा अल्लाह ताला ने रिस्क जो है वो इस सर्विस में रखा कि हमने आपके टैक्स के गोशवारे बनाने हैं, हमने आपकी बैलेंस शीट बनानी है, हमने आपके अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, हमने आपकी मुश्किलात जो हैं वो अपने साथ लेनी है, पैसे लेके आपकी मुश्किलात अपने साथ लेनी है, ठीक है ना। आपकी जो टेंशन है, आपने रात 9 बजे फ़ोन करना है कि भाई मुझे एक नोटिस आ गया है, आपने सुबह इसकी आखिरी तारीख है जवाब देना है। अब वो हमारा काम है कि हमने सारी रात जाग के या जिस बंदे के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर उस बेचारे के पास अपना लैपटॉप मौजूद है ना तो उसने उसी वक्त खोल के बैठ जाना है और आपका काम रात चाहे 3 बजे खत्म हो तो उसने वो खत्म करके सोना। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं बल्कि इसमें एडिशन छोटी सी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम आपकी परेशानियां जो हैं, आप हमें अपनी परेशानियां बेच देते हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सर्विस कम्युनिटी को अपनी परेशानियां बेचती है, वो खुद जाके घर आराम से सो जाते हैं और हम जागते हैं आपके बिहाफ पर काम करते हैं। तो सर अल्लाह ने तो वैसे एक तकसीम रखी मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ शोबा जात, और उसको हर शख्स को एक जिम्मेदारी सौंपी अपने काम की। तो ये होना आसानी की जहाँ तक बात है वो हर शख्स को समझ आनी चाहिए, लेकिन आपकी बिजनेस की जो बारीकियां हम नहीं समझ सकते। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग
का स्टेटस है, तो हमें नहीं पता वहाँ कितना मटेरियल कौन सा डालेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी, लेकिन आपको पता है। इसी तरह अगर हमने इस कानून को पढ़ा, इस किताब को पढ़ा, इसको समझा, इसमें हर शख्स ने 8-8, 10-10 साल किसी सीनियर के साथ गुजारे हैं, किसी फॉर्म में जॉब की है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एसोसिएशन की है, तो सर फिर ये जाके आपकी एक रिटर्न भरने के काबिल है 10-10 साल। यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर मौजूद हैं आज जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 30-30, 40-40 साल की ज़िंदगी पे मौजूद है। तो इन्होंने भी एक अपनी कहते हैं ना लाइफ लास्टिंग एक इनिंग्स खेल के तो यहाँ तक पहुँचे कि आपकी एक रिटर्न कर सकें। तो ये जिसका काम कहते हैं ना उसी को साजे। आप पढ़ें ज़रूर, आसानी ज़रूर देखें, लेकिन फाइल इन्हीं से कराएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी क्योंकि लेकिन रिस्क जो है वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ है जी, बिल्कुल उसने तकसीम रखी। लेकिन जितने पेचीदा ये तो बात आप मान गए ना कि बहुत पेचीदा है जी, ऐसे ही है, मतलब हद से ज़्यादा पेचीदा है। अगर इन फॉर्म्स को, इस प्रोसीजर्स को आज अगर 100% हैं तो उससे 0 पे ले आएँ, 10 पे ले आएँ, तब भी आपने ही काम करना है, हम नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका सबका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर मंसूर सईद चौधरी साहब, आमिर रहमान साहब चीफ लाए हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन में, उनको इस सेमिनार में वेलकम करता हूँ। वालेकुम, शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। मैं सबसे पहले हमारे स्पीकर जनाब नदीम भट्ट साहब और जनाब चौधरी कमर जमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज के सेमिनार में हमें जो है कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2024 के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और मुफस्सिल लेक्चर जो है वो डिलीवर किया। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट जनाब ब्रिगेडियर मंसूर सईद चौधरी साहब का, जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब बैरिस्टर सफदर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट ILA UK से। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्टेज पे मौजूद मेरे तमाम अकाबरीन का और मेरे सामने बैठे मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स और मेरी बहनों का, जिन्होंने इस सेमिनार में शिरकत फरमाकर हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। मैं कुछ अल्फाज चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे एक मैटर डिस्कस किया था, उसके हवाले से करना चाहूँगा कि जिस दिन ये इशू न्यू पॉलिसी ऑफ पासवर्ड चेंजेस की आई थी और जैसे ही ये आईरिस पोर्टल पे जो है FBR की तरफ से वेज़ा की गई, मैंने उसी वक्त फ़ौरन सेक्रेटरी साहब से, सदर साहब से रब्ता किया और हमने इसके ऊपर फौरी एक्शन लेने का इस हवाले से कि ये हमारे तमाम मेंबरान के लिए जो टैक्स प्रैक्टिस में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा, एक पासवर्ड को बार बार चेंज करना, ठीक है। उसके हवाले से हमने इसके ऊपर फ़ौरन से एक्शन लेने का प्लान किया। हमने चौधरी कमर जमान साहब से भी रब्ता किया इस हवाले से। तो मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा जल्दी का मुजाहिरा करते हैं। हम आपके जो बीइंग अ कैबिनेट हम जो है सोए नहीं हुए, आपके हवाले से कोई भी इशू आता है हम उसको ऑन द स्पॉट जो है वो टेकअप करते हैं और अपनी पूरी सलाहियतें लगा देते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए उस पर जो हम कर सके वो हम करके दिखाएं। हमारी कोशिश एडवर्टीज़मेंट करने की नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल आप लोगों की वेलफेयर के लिए, आप लोगों के लिए जो भी बेहतर हो सकता है हम उसके लिए जो इक़दाम कर सके हम वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक था, इस टॉपिक के हवाले से नदीम भट्ट साहब ने और चौधरी साहब ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि मैं उसमें कोई एडिशन करूं, तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूं कि आपने आज के सेमिनार में हमारे साथ हमारी इज़्ज़त अफजाई की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।